हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जल्दी से देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास बाकी सारे एग्ज़ाम्स जो भी हैं, बैंकिंग के हैं चाहे एग्रीकल्चर के हैं, सभी लाइंड अप हैं कुछ 5-6 महीने बाद के लिए। ठीक है, ये मैं मेन बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बोल रही हूँ। एग्रीकल्चर वाले 2 मेन एग्ज़ाम हैं, नाबार्ड और AFO। ठीक है, तो ऑलरेडी 15 अप्रैल आने वाली है, मिड अप्रैल ऑलमोस्ट हो चुकी है और ये हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे तैयारी शुरू करना क्रूशियल है। मैं बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको IBPS का कैलेंडर लगा के देख रही हूँ, आप देख सकते हो। IBPS का कैलेंडर 2026 ये है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्लर्क की डेट्स, PO की डेट्स, AFO की डेट्स और नाबार्ड भी ऑन द वे ही है, क्योंकि इन्हीं के आसपास अक्टूबर नवंबर के आसपास नाबार्ड निकाल सकता है वैकेंसी। अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में नाबार्ड कभी भी वैकेंसी निकाल सकता है। तो आप ये चीज़ ऑलरेडी देख सकते हो कि अगस्त के बाद से एग्ज़ाम्स का जो है वो इन्वायरमेंट शुरू हो रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्लर्क के, PO के सभी लाइंड अप हैं। ठीक है, तो अभी तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि क्लर्क का तो बहुत दूर है। लेकिन हाँ, हम लोग मेन AFO और नाबार्ड पे अगर फोकस करें, क्योंकि ये दोनों बैंकिंग के भी हैं और ये दोनों एग्रीकल्चर के भी हैं और ज़्यादातर हम लोगों में से हम लोग यही दोनों फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर AFO का तो आप देखो तो अगस्त में ही हमारा प्री हो जाएगा। तो अगस्त से पहले ज़रूरी है कि हमें प्रीलिम्स पढ़ने का टाइम मिले, दैट टू फॉर फ्रेशर्स ऑल्सो। ठीक है, और जहाँ तक नाबार्ड की बात है तो जो चीज़ें प्री में आएंगी वो नाबार्ड में भी आएंगी। ऑब्वियसली नाबार्ड के प्री में भी वो 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। हमारा क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स नाबार्ड में भी आने वाला है। हमारा क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स AFO में भी आएगा। वही QRE हमारा क्लर्क में भी और PO में भी काम आएगा। तो अभी बहुत क्रूशियल है कि हम क्वांट, रीजनिंग और मैथ्स पे ध्यान दें, जो कि सब लोगों का मतलब मैक्सिमम एग्जाम्स का प्री कवर करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रैल हाफ हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पढ़ना है और ये मैं फ्रेशर फ्रेंडली वीडियो बना रही हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो आप पढ़ सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपको एक मतलब काफ़ी टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। काफ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ ओके टाइम मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए। इससे ज़्यादा लेट करोगे तो हो सकता है कि आपको जल्दी जाना पड़े। ठीक है, मिड अप्रैल, मिड मई, मिड जून, मिड जुलाई, मिड अगस्त। ठीक है, 4 महीने आपके पास हैं। उसके बाद से आपके एग्ज़ाम्स का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो मैंने 6 बार प्री दिया है, मैं आपको पहले बता दूं, और 6 में से 6 बार मेरा प्री क्लियर हुआ है। अच्छे खासे मार्जिन से हुआ है। 4 बार, 2 बार थोड़े मार्जिन से हुआ है, लेकिन हुआ हर बार है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने 6 बार प्री दिया था उसमें से मैं सिर्फ एक अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट जो मेरा था उसमें मैं पढ़ी थी। और जब मैं फ्रेशर थी मुझे कुछ भी नहीं पता था रीजनिंग होता क्या है। क्वांट और इंग्लिश तो चलो थोड़ा बहुत हमने स्कूल में पढ़ा रहता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसे कैसे तैयारी करी कि आप भी एक बार तैयारी करो और फिर उसके बाद आपको बार बार तैयारी करने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी मेरे सक्सेसिव अटैम्प्ट्स होते थे मैं 10-15 दिन पढ़ लेती थी। उसमें मैं क्या करती थी, मैथ्स का पढ़ती थी, क्योंकि मैथ्स का मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं वीक हूँ। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेबल वगैरह पढ़ लिए। रीजनिंग के सिलॉग्स कर लिए, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा, वो जो होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो कर ली, क्योंकि उनका मैं प्लस माइनस भूल जाती थी। बस ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी और ईज़िली मेरा प्री क्रैक हो जाता था। और जितनी ईज़िली मैं ईज़िली बोल रही हूँ ना, सच में इतनी आसानी से मेरा प्री क्रैक हुआ है। तो मैं आपको ये सारा मंत्रा बताऊँगी कि मैंने कैसे पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था और क्या पढ़ा था। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, मैं वो बच्चा थी जो मैथ्स में वीक होते हैं, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, कुछ इंग्लिश में वीक होते हैं, कुछ मैथ्स में वीक होते हैं। मेजर यही 2 होते हैं। रीजनिंग में शायद ही कोई वीक होता हो, लेकिन हाँ बीच में कुछ लोग चलो रीजनिंग में भी हो सकते हैं। इट्स क्रूशियल कि आप एक ही सब्जेक्ट में वीक हों, बाकी 2 में आप वीक ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ स्ट्रॉन्ग हो। 2 में आप एवरेज हो सकते हो, एक में आप स्ट्रॉन्ग हो गए, एक में आप नॉर्मल हो गए, एक में आप वीक हो गए। ठीक है, 2 में वीक नहीं होना चाहिए। अगर 2 में वीक हो तो एक को स्ट्रेंथ बनाओ या फिर एक को नॉर्मल तक लेके आओ। तो मैं मैथ्स में वीक थी, बाकी मेरा इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश अच्छा मतलब एवरेज टू गुड था। और रीजनिंग मुझे बिल्कुल नहीं आता था जब मैंने शुरू किया था। तो मैंने कोचिंग ली थी
लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा ताकि आप बिना कोचिंग के वो चीज़ें कवर कर सको। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम थी, मैंने कोचिंग ली थी, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि मैं बिना कोचिंग के भी अच्छे से पढ़ सकती थी। तो सबसे पहला मंत्र, अपना एग्ज़ाम पैटर्न जानो। एग्ज़ाम पैटर्न जानो, एग्ज़ाम का सिलेबस जानो। ये 2 चीज़ें आपने करनी है। AFO का पैटर्न तो सबको पता है। अब सिलेबस जानने के लिए आप वेरियस वीडियोस देख सकते हो। कुछ 10-11 टॉपिक होते हैं, 10-11 टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। टोटल 30 से 33 टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने रहते हैं। वो सब नोट डाउन कर लो या फिर उनकी फ़ोटो स्टेट निकलवा लो, ठीक है। आपके पास पैटर्न की फ़ोटो स्टेट हो या ना हो, क्योंकि पैटर्न याद हो जाता है, सिलेबस की फ़ोटो स्टेट या सिलेबस रिटन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर हम सारा काम करेंगे। अब हमने सिलेबस जान लिया है, पैटर्न जान लिया है, हमारी रिक्वायरमेंट जान ली है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है और कितनी स्पीड से करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे एक रिसर्च से। ये रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ेगी, मैं आपको बना बनाया नहीं दे सकती, क्योंकि हर बच्चे का समझने का लेवल, समझने का तरीका, टीचर का बिहेवियर है ना, वो सब चीज़ें अलग होती हैं। तो आप देखोगे प्री का PO प्री और AFO प्री सेम लेवल का होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि AFO का थोड़ा हार्ड होता है, कुछ लोग बोलते हैं PO का हार्ड होता है, बट मैं बताऊंगी तो सेम लेवल का होता है, ठीक है। सेम लेवल में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि PO का हार्ड इसलिए बन जाता है, मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ, PO का हार्ड इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें टाइम कम होता होगा, ओके। तो अब आपको प्रीलिम्स सर्च करना है, बैंक एग्ज़ाम प्रीलिम्स सर्च करना है, या AFO प्रीलिम्स भी सर्च करोगे तो आपको अलग अलग टीचर्स आएंगे, ठीक है। किसी बच्चे के एक्सपीरियंस वीडियो देख लो तो बोलेंगे मैंने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से पढ़ा था। तो 1, 2, 3 वीडियो देख के, अगर आप 3 वीडियो देख लोगे तो 3 लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 टीचर बता देंगे, ठीक है। वो भी फ्री सोर्सेज पे बता देंगे कि यूट्यूब पे मैंने अड्डा से पढ़ा था, मैंने स्टडीफाइड से पढ़ा था, है ना। तो अलग अलग आप वीडियो देख लो, पर सब्जेक्ट आपके पास 3 टीचर के ऑप्शन मिल गए। अब आपको क्या करना है, हर एक टीचर से जो आपने सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक लिखा है या जो भी आपको लगता है कि हाँ वो टॉपिक आपने लगाना है और वो उस टीचर से समझ के देखना है। आपको उन 3 टीचर्स में से जो भी बेस्ट लगे कि हाँ यार इसका पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे ये टीचर से अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो टीचर आप उसके लिए, उस सब्जेक्ट के लिए आप फाइनलाइज़ कर लो, ठीक है। अगर आपको हाँ 2 ऑप्शंस अच्छे लगते हैं कि हाँ यार ये वाला इनसे अच्छा लग रहा है, ये वाला इनसे अच्छा लग रहा है, तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, जहाँ सिलेबस लिखा है मैथ्स का वहाँ ऊपर टीचर का नाम लिख लेना है, चैनल का नाम लिख लेना है, अपना आपको पता ही है, ठीक है। अब ये भी हमारी रिसर्च ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेन पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ये हमारा रिसर्च मोड था, या आप 2 से 3 दिन में कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 दिन भी मैंने आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इतना मतलब कि एनर्जेटिकली स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो पूरी जो हमारी एनर्जी है ना वो रिसर्च में लगानी है कि हम अच्छे से टीचर्स ढूंढें, अच्छे से सिलेबस, और मन लगा के हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हाँ ये है। अब वंस यू फाइंड द टीचर, वंस यू फाइंड द राइट टीचर, प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं टीचर्स, मैंने खुद देखे हैं। अब आप क्या करोगे, डेली का अपना आवर सेट कर लोगे कि मैंने मिनिमम 1.5 घंटा डेली का देना है एक सब्जेक्ट को, या 2 घंटे डेली के देने एक सब्जेक्ट को। ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 घंटा दोगे, आप किसी टीचर की वीडियो देखोगे, कोई भी टॉपिक समझोगे, आपको 30 से 40 मिनट का कम से कम वीडियो मिलेगा, या 1 घंटा भी हो सकता है। आपको 1 घंटा लगेगा समझने में, ठीक है। उसके बाद आपको 1 घंटा उसको सॉल्व भी करने में देना है, उसकी प्रैक्टिस भी करने में देना है। तो आपको 6 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे, ठीक है, पर सब्जेक्ट। अगर हाँ आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है तो उस सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटा दे लो। हाँ जब आपको लगता है जैसे कि इस सब्जेक्ट में मुझे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, तो आप उसको 1.5 दे सकते हो। 45 मिनट समझ लो, 45 मिनट प्रैक्टिस कर लो, या 30 मिनट समझ के आप उसकी बाकी टाइम प्रैक्टिस कर लो 1 घंटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, रश नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम रश करते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमें समझ नहीं आया, हम बोल रहे छोड़ यार दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसे क्या होता है ना, ऐसे क्या होगा कि आपके 5-6 टॉपिक ऐसे ही रह जाएंगे जो आपको समझ नहीं आए हैं, और जब आप बाद में उन टॉपिक्स को करोगे तो आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मुझे पहले समझ में नहीं आए थे और ये हार्ड हैं, और आपका दिमाग उनको हार्ड की नज़रिए से देखेगा और वो फिर आपके करने के लिए मुश्किल होंगे। तो आपको पर डे एक टॉपिक उठाना है
उसको समझना है अच्छे से। चाहे 1.5 घंटा आपको समझने में लग जाए, पर प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि समझना है प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस आपने दिन में ज़रूर करनी है। आपने समझ लिया, समझने के साथ साथ भी वो 1 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। हमें तो ऐसे ही करवाते थे। वो समझ के आपने प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपको लग रहा है नेक्स्ट डे भी इसी को देना है कि हाँ मेरी प्रैक्टिस कम हुई है, तो नेक्स्ट डे उसकी प्रैक्टिस ही करो। बट एट अ टाइम ओनली वन टॉपिक यू शुड बी स्टडिंग, ठीक है। जब तक वो टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं होता, उसके इजी, मिड और हार्ड लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते, और एक टॉपिक के कम से कम भी आप 60-70 क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करते, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो आपने अगर पज़ल सॉल्व करनी है रीजनिंग की, आप 20-25 ईजी पज़ल सॉल्व करोगे, फिर मिड लेवल की पज़ल सॉल्व करोगे 20-25, फिर आप 20-25 हार्ड लेवल की पज़ल सॉल्व करोगे। ये एक पज़ल में कह रही हूँ, क्योंकि एक पज़ल में भी इजी, मिड और हार्ड वाला थोड़ा सा होता है। तो जब तक आप 60 to 75 क्वेश्चंस पर टॉपिक, ठीक है, सॉल्व नहीं करते, तब तक आपने अगले टॉपिक पे नहीं जाना है, ठीक है। यही मंत्र है। और दूसरा मंत्र ये है कि आपका प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए, जो कि इसी में आ गया ऑलरेडी। और तीसरा मंत्र ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। इट्स ऑलरेडी 4.5 मंथ समथिंग रिमेनिंग, ठीक है, आपके प्रीलिम्स में। अगर आप इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना, हमारा 4 दिन का गैप पड़ गया, 5 दिन का गैप पड़ गया, हफ्ते का पड़ गया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं कोचिंग लेती थी, तो कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में भी आजकल खैर कोई कंसिस्टेंट नहीं रहता, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने का था मोड, तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। और हमारे टीचर्स भी इतने अच्छे थे कि मतलब मन नहीं करता था कि हाँ, मन करता था कि क्लास लगाएं। तो फिर हम क्लासेस लगाते थे, रोज़ प्रैक्टिस करते थे। लेजिट टीचर्स ने हमसे 30-30 बार टेबल्स लिखवाए हैं। एक टेबल 30-30 बार, 20-20 बार लिखवाया है। क्यूब रूट 30-30 बार, 20-20 बार लिखवाए हैं। और ये आप भी करना, स्पीड मैथ्स की आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आप क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, फ्रैक्शन और टेबल्स, वो भी 30 तक, अगर आप 30-30 बार, 40-40 बार ये लिख लोगे ना, तो हमें लगता है कि हम लिख रहे हैं, बस दिमाग नहीं लगा रहे, लिख रहे हैं, बट वो चीज़ सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। प्रीलिम्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जितना समझोगे उतना आप तेज़ नहीं बनोगे, जितना याद करोगे उतना भी तेज़ नहीं बनोगे। बट आप बिना याद किए भी, बिना समझे भी, बिना सोचे समझे भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो आपका वो टॉपिक पक्का होना ही होना है। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कोई भी माई का आपको पेपर पास नहीं करा सकता। तो जो लोग कहते हैं ना, हमने सारे टॉपिक समझे, हमने सब कुछ किया, बट एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी प्रैक्टिस की कमी होती है। हम सोचते हैं यार, एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, एक टॉपिक के 75 क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा। मैंने किए हैं, और मैंने 1 साल किए थे, उसके बाद मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप ये हिसाब लगा लो। और टीचर्स ना मुझे उस टाइम बोलते थे कि अगर आपने एक बार कर लिया ना, तो आपके 2-3 साल वैसे ही निकल जाएंगे। और मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझे लगता था कि जब मैं प्रैक्टिस छोड़ दूँगी 2-3 महीने बाद मैं ये चीज़ें भूल जाऊँगी, बट ये चीज़ें नहीं हुई, और वो सच में मेरे दिमाग में बैठी हैं। प्रैक्टिस भर भर के करनी है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसको 1 बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो। 3 बार में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप आंसर की से देख लो, ठीक है। वंस आप उसको रिवाइज़ करोगे, तो आप उस क्वेश्चन पे एक स्टार लगा देना, उसको दोबारा सॉल्व करना है कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ी है या नहीं, आपका अब वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं। तो आपके एक टॉपिक आप कवर कर लोगे, आपके अच्छे से तैयारी होगी, टिक हो गया टॉपिक। दूसरे टॉपिक पे जाओगे, अच्छे से तैयारी हो गई, टिक हो गया। ऐसे ही आप सारे टॉपिक्स कवर करेंगे प्रीलिम्स के। और उसके बाद आपको कुछ, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको कुछ 1.5 महीना 1 महीना लग जाएगा इजीली सिलेबस ही कवर करने में। ये मैं कम बोल रही हूँ, 2 भी लग सकते हैं, ठीक है। 1.5 महीना आपका, 1.5 महीना तो कहीं नहीं गया, आपका सिलेबस कवर होगा सिर्फ, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका सिलेबस कवर हो गया, ये मैं फ्रेशर फ्रेंडली वीडियो बना रही हूँ। फ्रेशर जो है उनके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि जो हम लोग होते हैं ना वेटरन्स, वो इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, उनमें उतनी एनर्जी होती नहीं है, बट आपको लगानी है अगर आप वेटरन हो फिर भी, ठीक है। तो 1.5 महीने बाद आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आपने साथ साथ में क्या करना है, जैसे आपने सैटरडे टू मंडे टू सैटरडे आपने टॉपिक्स कवर किए, संडे को ना आप किन्हीं 2 टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, संडे को आप नया टॉपिक मत कवर करो। ऐसे ही आपके कुछ एक टॉपिक होंगे, 3, 4, 5 टॉपिक होंगे जो रिवाइज़ हो चुके होंगे। अगर आप
एक संडे को 2 टॉपिक रिवाइज करते हो तो अगर आपका 1.5 महीने में सिलेबस कवर होता है तो आपके 6 दूने 12, ठीक है, 12 टॉपिक रिवाइज हो चुके होंगे। चलो मान लो कि आपके 1-2 संडे वैसे भी चले गए तो आपके 8 टॉपिक तो रिवाइज हो ही चुके होंगे। अब आपकी पूरी सिलेबस कवर हो गई, आपका सब कुछ समझ लिया आपने। अब आप करोगे रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करने हैं, मॉक देना स्टार्ट करना है। कोई भी अच्छी ऐप है वो ढूंढनी है, और देखो फ्री मॉक्स आजकल बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले सबके फ्री मॉक्स दे के देख लो, जिनका आपको लगता है कि हाँ यार मॉक सही है वो आप परचेज़ कर लो। 300 से 400 में आपका मॉक आ जाएगा। डेली एक मॉक देना है आपने, ठीक है, डेली एक मॉक देना है। मॉक को एनालाइज करना है, क्या गलती करी मैंने, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस में मैंने गलती करी। अगले दिन फिर मॉक देना है, फिर एनालाइज करना है। आप देखोगे 3-4 मॉक देके अगर आपको पता लगे है कि हाँ यार मैं ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन जो है वो सिलॉजिज्म के उनमें ही गलती कर रही हूँ, तो आपको एक बार वो टॉपिक रिवाइज कर लेना, उसके 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगा लेने हैं। आपको मैथ्स में देखना है, अगर मैथ्स में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में गलती हो रही है, ये पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक्स हैं जिनमें आप बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बार बार फंस रहे हो, बार बार वही टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, वो टॉपिक पकड़ो, उसके 30 से 40 क्वेश्चन आप लगा लो, ठीक है। ऐसे ही आपने मॉक्स देने हैं, कम से कम 20 से 25 आप मॉक दोगे। उसके बाद विद दिस रेडीनेस कि हाँ आपने मॉक दिया, फिर आपने उस टॉपिक को सुधारा, इस तरीके से जब आप 20 से 25 मॉक दे दोगे तब उसके बाद आप फुल्ली रेडी हो प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद ये सब काम आप सारा कर लोगे और उसके बाद आना और मुझे बोलना कि हाँ मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा और एक बार नहीं सालों साल आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, ठीक है। तो ये करके देखना, बिकॉज़ कोचिंग वालों ने हमें यही डिट्टो चीज़ करवाई है। बस ये है कि आपको एंथुजियाज़म रखना है, एनर्जी रखनी है अपने अंदर, और सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है, या फिर सेल्फ प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि यार आज किया कल नहीं किया, आज किया कल नहीं किया, ठीक है। डेली कोई ना कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, कहीं जाना होता है, तबीयत ख़राब होती है, ठीक है, हर दिन हमें एक टॉपिक नहीं कर सकते, हर दिन हम 2 घंटे की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उस दिन क्या करो, उस दिन लास्ट डे के जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है उसके कुछ क्वेश्चन कर लो। मैं सच बताऊँ तो जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको करने में तो वैसे भी मज़ा आता है, मैथ्स की रिटन प्रैक्टिस करने में भी मज़ा आता है। अगर मैथ्स में आपका कुछ करने का मन नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप कहीं गए थे, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, आप स्पीड मैथ्स के टेबल लिख मारो 10 बार, हर एक टॉपिक हर एक टेबल 10 बार लिख मारो, ठीक है, जो भी आपको आता है 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 10-10 बार टेबल लिख दो, 19, 38 ऐसे करके वो टेबल आप पूरा लिख दो। उससे क्या होगा कि उससे आपके सबकॉन्शियस में वो टेबल या वो फ्रैक्शन या वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट चला जाएगा। और आपकी तबीयत ख़राब है लेकिन आप उतनी एनर्जी नहीं लगा रहे ब्रेन से, आप लिख रहे हो बट आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और ये चीज़ें करके सच मानना मैंने यही सब किया है, और आज तक मेरा प्रीलिम्स पास हो रहा है। आज तक मेरा मैं मैथ्स में इतनी वीक थी, मैंने सर खा लिया था टीचर्स का कि मेरा मैथ्स में होगा क्लियर, नहीं होगा, होगा क्लियर, नहीं होगा, और अब मेरा मैथ्स में इजीली मैं क्लियर कर लेती हूँ। अगर आप चाहो तो बुक्स भी परचेज़ कर सकते हो, कुछ लोग बुक्स परचेज़ करते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ कोई अच्छी बुक्स प्रोवाइड कर रहा है, कहीं की अच्छी बुक्स आ रही हैं, आप बुक्स परचेज़ कर सकते हो, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर आप नहीं परचेज़ करना चाहते बुक्स, तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हो, बट हाँ मेक श्योर कि आपके पास क्वेश्चंस की कमी ना आए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस ढूंढने पड़ जाएंगे ना तो फिर आपकी प्रैक्टिस करने का भी मन नहीं करेगा। एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, ये सेट है, यहाँ मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो आप बुक्स वगैरह परचेज़ कर लेना। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, सेकंड हैंड बुक्स परचेज़ कर लो, महिंद्रा की बुक्स परचेज़ कर लो, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है, या फिर एक बार में ही आप अपना पूरा मटेरियल रेडी करके रख लो। एटलीस्ट हफ्ते के लिए आप एक बार में रेडी करके रख लो कि 2-3 टॉपिक्स का आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, PDF है, उसको देख देख के आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आधा घंटा पहले आप ढूंढने में ही लगा रहे हो, तब तक आपकी एनर्जी वैसे ही लो हो जाएगी, जब तक आपको मिलेगा आप बोलोगे यार अब क्या प्रैक्टिस करनी, इतना टाइम तो ढंग के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। तो मेक श्योर आप सही लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये है प्रीलिम्स का सार, ठीक है। मुझे बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और ये सब जो चीज़ें हैं इनको पेन पेपर लेके लिख लेना, ये सिर्फ सुनने वाली नहीं है, ये एक्ट अपॉन करने वाली हैं, और आप इन पे एक्ट अपॉन करोगे आपका प्रीलिम्स ईजिली
कम से कम भी 15 नंबर की लीड से क्लियर होगा। और आपको कभी भी एक चीज़ हमारे कोचिंग वाले बोलते थे, कभी भी आपको कट ऑफ नहीं देखनी है कि यार 30 नंबर की कट ऑफ, 30 नंबर की या 15 नंबर की कट ऑफ जा रही है इस सब्जेक्ट की, मैं 20 ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करना, आपको ये सोचना है अगर 15 नंबर की कट ऑफ जा रही है मुझे 30 लेने हैं, अगर 10 नंबर की कट ऑफ जा रही है मुझे 20 लेने हैं, अगर 20 नंबर की कट ऑफ जा रही है मुझे 40 लेने हैं। और यही सोच के चलना है, कम से कम डबल आपको सोच के चलना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 50/50 सोचो, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि आप 50 में से 25 सोचो। 50 में से एटलीस्ट 35-40 का आप गोल बनाओगे, तब आपके कहीं कम आएंगे। और देखो पेपर हार्ड आता है, इजी आता है, आपको पता है कट ऑफ कभी बढ़ घट जाती है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो कट ऑफ के बेसिस पे तैयारी कभी मत करना, अगर करनी है तो कम से कम कट ऑफ से डबल टारगेट करना। और जब आपके डबल आने लगे मॉक्स में, या डबल से भी थोड़े ज़्यादा आने लगे, क्योंकि मॉक्स ना थोड़े से कभी इजी बनाते हैं कुछ लोग, कभी टफ़ बनाते हैं, तो आप वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलो कि आपके डबल से भी थोड़ी ज़्यादा आने लगी, फिर खुद को सेफ समझना कि हाँ अब हम मतलब कि प्रीलिम्स के लिए रेडी हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको अपना सारा सार दे दिया है कि मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे की थी। अब जाओ फटाफट से जो भी चीज़ें मैंने बोली उनको राइट डाउन करो, लग जाओ तैयारी में, क्योंकि यही टाइम है तैयारी करने का। और किसी को कोई कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक के बारे में, किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड, मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं ट्राई करूँगी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का यही पर्पस होता है कि आप लोगों का मैक्सिमम हेल्प हो सके, ठीक है, आप लोगों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके मेरी वीडियो से। तो यही था आज के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।